Hello friends, welcome to our channel Civil Tech for Civil Engineering Expert। एसएससी जेईएन के एग्ज़ाम्स की तैयारी जो भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए हम ये 1000+ क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आए हैं। पार्ट 1 हम इसका पहले डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम बीएमसी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो एसएससी जेईएन एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। तो हमने इस सीरीज़ की जो शुरुआत की है वो इसी सब्जेक्ट से की है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। आप इन क्वेश्चंस में बेसिक टर्म्स को अच्छे से ध्यान रखें और बेसिक जो चीज़ें हैं उन्हीं को ही ध्यान में रखें। ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने से इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा सिलेबस अगर इसका कवर करने लगेंगे तो आप दूसरे सब्जेक्ट छूट जाएंगे। इसलिए इसमें बेसिक चीज़ें, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक स्पेसिफिकेशन और कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं और उन मेथड का जो प्रोसेस है वो नहीं आता है। मेथड क्यों किया जाता है और उसमें कौन कौन से स्पेसिफिकेशन होते हैं या कौन कौन से अपैरेटस यूज़ किए जाते हैं, ये सिंपल चीज़ें ही पूछी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में जो भी एसएससी जेईएन की तैयारी कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग से स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो को बनाने का मेरा जो उद्देश्य है, इसके पीछे जो इतना कंटेंट लगाने के लिए पीछे जो रीज़न्स हैं वो पूरा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ मिले। तो फ्रेंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 है इसका। अ सैंपल ऑफ सीमेंट इज सेड टू बी साउंड व्हेन इट डज नॉट कंटेन फ्री लाइम, सिलिका, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिना। जो करेक्ट आंसर है वो है इस क्वेश्चन का लाइम। साउंडनेस टेस्ट किया जाता है सीमेंट के लिए। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं टफ चीज़ बताने लायक। ये आप मेन चीज़ ये ध्यान रखें। साउंडनेस टेस्ट जो होता है वो लाइम, कितना फ्री लाइम अवेलेबल है वो चेक करने के लिए किया जाता है। मेन याद ध्यान रखिए कौन सा अपैरेटस होता है, ले चाटलियर अपैरेटस होता है। इसके अलावा इसकी डायमेंशन ध्यान रखें। 30 mm का डायमीटर होता है इसका। हाइट होती है इसकी 30 mm की। इसके अलावा ये किसका बना होता है, तो ये ब्रास का बना हुआ होता है। अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ तो प्रोसेस इसका सिंपल होता है कि इस मोल्ड के अंदर सीमेंट पेस्ट जो होता है वो फिल किया जाता है, फिर उसे एक टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद उसकी सरफेस पे जिस तरीके के पैचेस वगैरह आते हैं उनको चेक किया जाता है। अगर वो पैचेस 10% या 10 to 30%, 50% या 50% से ज़्यादा है उसके सरफेस पे, तो उसके हिसाब से उसे लो में, मीडियम में या सवर कंडीशन में डिवाइड किया जाता है। सवर कंडीशन अगर है यानी कि 50% से ज़्यादा पैचेस अगर हमें सरफेस पे दिखाई दे रहे हैं तो फिर वो लाइम सही नहीं है। और इसके अलावा बस इसका ध्यान रखिए, ये इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर में ये 0.5 mm का डिस्टेंस रखा जाता है। इसकी थिकनेस होती है ये 0.5 mm की होती है। ओवरऑल लेंथ जो होती है ये 165 mm होती है। तो बेसिकली जो किया जाता है ये लाइम चेक करने के लिए किया जाता है, फ्री लाइम कितना अवेलेबल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्रीगेट। फर्स्ट स्टेटमेंट है ड्राई एग्रीगेट अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द मिक्सिंग वाटर एंड दस अफेक्ट द वर्केबिलिटी। सेकंड ऑप्शन, एग्रीगेट कंटेनिंग सरफेस मॉइस्चर कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा वर्केबिलिटी। थर्ड है द फ्री मॉइस्चर कंटेंट इन फाइन एग्रीगेट रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम। एंड फोर्थ ऑप्शन, द फ्री मॉइस्चर कंटेंट इन कोर्स एग्रीगेट रिजल्ट इन बल्किंग ऑफ वॉल्यूम। अब हमें इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो इसका स्टेटमेंट 1 एंड 2 है वो इसका करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 है ड्राई एग्रीगेट अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द मिक्सिंग वाटर एंड दस अफेक्ट द वर्केबिलिटी। नॉर्मल सी बात है कि अगर हमें कहीं ड्राई एग्रीगेट यूज़ करना है, अब हमने उसमें वाटर मिक्स किया है, अगर वो ड्राई एग्रीगेट है तो वो सबसे पहले वाटर को अब्जॉर्व कर लेगा और उससे जिस भी प्रोसेस के लिए वहाँ ड्राई एग्रीगेट यूज़ किया जा रहा है तो उसकी वर्केबिलिटी को इफ़ेक्ट करेगा। जो सेकंड स्टेटमेंट है, एग्रीगेट कंटेनिंग सरफेस मॉइस्चर कंट्रीब्यूट
एक्स्ट्रा वर्केबिलिटी, मॉइस्चर अवेलेबल है तो मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा तो वो उसकी वर्केबिलिटी इम्प्रूव कर देगा। वर्केबिलिटी तो सही हो जाएगी उसकी, लेकिन उसकी दूसरी चीज़ें इफेक्ट हो जाएगी। तो इसका स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका सही क्यों नहीं है? द फ्री मॉइस्चर कंटेंट इन फाइन एग्रीगेट रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम। अब आप एक ध्यान रखें, वाटर कंटेंट और वॉल्यूम के अंदर एक रिलेशनशिप होता है कि जैसे जैसे फाइन एग्रीगेट के अंदर हम बढ़ाते जाते हैं मॉइस्चर कंटेंट, वैसे वैसे उसका वॉल्यूम इंक्रीज किया जाता है। एक लिमिट तक तो ये रीच कर जाता है, उसके बाद इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता है। तो ये इसका इसी टर्म से ध्यान है कि फ्री मॉइस्चर कंटेंट अगर अवेलेबल है, फ्री मतलब जिस लिमिट तक उसे जाना था वहाँ तक तो पहुँच गया, अब उसके अलावा मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज कर रहा है तो वो वॉल्यूम उसकी इफेक्ट होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्री मॉइस्चर कंटेंट इन कोर्स एग्रीगेट रिजल्ट इन बल्किंग ऑफ वॉल्यूम। तो बल्किंग ऑफ वॉल्यूम से कोर्स एग्रीगेट का कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमिन इज रिलेटेड टू द पेंस्की-मार्टन टेस्ट। ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन डक्टिलिटी, सेकंड सॉफ्टनिंग पॉइंट, थर्ड फ्लैश एंड फायर पॉइंट एंड फोर्थ विस्कोसिटी। अब जो पेंस्की-मार्टन टेस्ट, ये अपैरेटस जो यूज़ किया जाता है, ये बिटुमिन की कौन सी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए किया जाता है? तो ये बिटुमिन की फ्लैश एंड फायर पॉइंट चेक करने के लिए किया जाता है। ये यहाँ पर हमने एक इमेज ऐड करी है, यह है पेंस्की एंड मार्टन अपैरेटस, ये इसका डायग्राम है। इसके अगर प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आप जाने कि फ्लैश एंड फायर पॉइंट होता क्या है। तो यहाँ पर इस टेस्ट को भी, टेस्ट वाली इमेज भी ऐड कर दी है। इसमें से फ्लैश पॉइंट क्या होता है? द फ्लैश पॉइंट ऑफ अ मटीरियल इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर ऑफ सब्सटेंस momentarily takes fire in the form of a flash under specified condition of test. And fire point, the fire point is the lowest temperature at which the material gets ignited and burns under specified condition of test. टेस्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, बिटुमिन यहाँ पर इस चैम्बर में फिल किया जाता है। बिटुमिन टेम्परेचर यहाँ पर करेक्ट स्पेसिफिकेशन में रखा जाता है और इस कैप से इसे ढक दिया जाता है। अब उसके बाद में जो इसकी वेपर होती है वो कब इसमें फर्स्ट किस टेम्परेचर के ऊपर इसमें इसकी वेपर में फ्लैश होता है, यानी कि एक आग जिस तरीके से फ्लैश होता है वो इसका वो टेम्परेचर नोट किया जाता है, तो वो होता है इसका फ्लैश पॉइंट। और उसके बाद में कब वो उस आग को पकड़ लेता है, मतलब आग लग जाती है उसमें, तो उस वो होता है इसका फायर पॉइंट। ये मैंने इसका छोटा सा ब्रीफली बताया है, बट इसका करेक्ट स्पेसिफिकेशन में और करेक्ट कंट्रोल में ये होता है। सिंपल सा बस मेन मुझे जो बताना था वो मैंने इसके अंदर बताया है। बाकी आप इसको यहाँ पर ये प्रोसेस है इसका तसल्ली से पढ़े। फ्लैश पॉइंट जो होता है वो फ्लैश पॉइंट मैंने बता दिया है। फ्लैश पॉइंट वो मटेरियल का वो टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर ऑफ जो वेपर होता है वो टेक्स फायर इन द फॉर्म एज एन फ्लैश। और फायर पॉइंट जो होता है वो वो टेम्परेचर होता है जिस पर वो बर्न्स हो जाता है मटेरियल। बाकी इस टेस्ट को करने के लिए, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट को करने के लिए पेंस्की-मार्टन टेस्ट यूज़ किया जाता है। और ये इसका प्रोसीजर है, ये तसल्ली से पढ़ लें आप। बेसिकली जो होता है वो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया ब्रीफली कि कैसे क्या होता है। मेन टेम्परेचर होता है। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट भी जो होता है वो भी टेम्परेचर में ही होता है, और फ्लैश एंड फायर पॉइंट भी टेम्परेचर ही बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफेक्ट इन टिम्बर दैट अराइजेज ड्यू टू द स्वेलिंग caused by growth of layers of sapwood over the wounds after branch is
कट ऑफ इज कॉल्ड एज, मतलब स्वेलिंग हो जाती है जैसे ही किसी ट्री की ब्रांच को कट कर दिया जाता है तो वहाँ पर से जो वो होती है वो उसकी स्वेलिंग हो जाती है उस वहाँ पर लेयर पर, तो वो उस ब्रांच पे जो स्वेलिंग होती है वो किस तरीके का डिफेक्ट होता है। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन चेक्स, सेकंड नॉट्स, थर्ड शेक्स एंड फोर्थ रिंडगाल्स। शेक के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके पार्ट 1 में। शेक जो होते हैं वो उसके एनुलर रिंग्स में होते हैं, तो इस ये जो डिफेक्ट है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिंडगाल। यहाँ पर आप देखें, डिफेक्ट इन टिम्बर्स, defects occurring in timber are grouped into the following 5 divisions. First, defect due to conversion, chip mark, diagonal grain, torn grain, vein. Second, defects due to fungi, blue stain, brown rot, dry rot, hurt rot, sap stain, wet rot, white rot. थर्ड है डिफेक्ट्स ड्यू टू इंसेक्ट्स, बीटल्स, मरीन बोर्ड्स, टर्माइट्स। एंड फोर्थ है इसमें डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, बर्ल्स, सेल्यूज, केमिकल स्टेन, कोर्स ग्रेन, डेड वुड, ट्रॉक्सीनेस, फॉक्सीनेस, नॉट्स, रिंडगाल्स, शेक्स, ट्विस्टेड फाइबर्स, अपसेट्स, वाटर स्टेन, विंड क्रैक्स। एंड डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग की वजह से जो डिफेक्ट आते हैं वो फॉलोइंग डिफेक्ट्स अकर इन सीजनिंग प्रोसेस ऑफ वुड, भले से वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल सीजनिंग ही हो, उसकी वजह से भी कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं वुड में। फर्स्ट है बो, केस हार्डनिंग, चैक, कोलैप्स, कप, हनी कॉम्बिंग, रेडाइल शेक, स्प्लिट, ट्विस्ट और वार्प। ये कुछ डिफेक्ट हैं। 5 डिवीजन में डिवाइड किया है इनको, ड्यू टू कन्वर्जन, ड्यू टू फंगी, ड्यू टू इंसेक्ट्स, ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, ड्यू टू सीजनिंग। और यहाँ पर हमने डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर इमेज ऐड की है। पांचों तरीके की यहाँ पर हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है और यहाँ पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और एक बार बस आप तसल्ली से रीड कर ले, बाकी मेन जो है वो इसके मेन जो टाइप है उन्हीं से रिलेटेड आएगा। इसके अलावा कोई इमेज आ जाएगी, इमेज को बता देगा कि ये किस तरीके की है, तो इनकी सिंपल मेन डेफिनेशन ध्यान रखें। एक बार रीड कर ले इससे, ताकि आपके माइंड में हो जाए कि ये किस तरीके का डिफेक्ट है और कैसे हो रहा है। ये डिफेक्ट ड्यू टू इंसेक्ट्स है, डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, यहाँ ऊपर डिफेक्ट ड्यू टू फंगी। डिफेक्ट ड्यू टू फंगी में इनको अच्छे से ध्यान रखें, ब्लू स्टेन, ब्राउन रोट, हर्ट रोट, वाइट रोट एंड ड्राई रोट, वेट रोट, इनको भी ध्यान रखें। डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन, इनके डायमेंशंस को भी ध्यान रखें। ये कई बार डेफिनेशन ही पूछ ले और डेफिनेशन पूछ ले कि किस तरीके का डिफेक्ट है या इनमें से कौन सा इससे मैच करता है। डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, इसके अलावा ये डेफिनेशन है यहाँ पर ड्रॉक्सिनेक्स की, फॉक्सीनेस की, ट्विस्टेड फाइबर, अपसेट्स, विंड क्रैक्स, रिंडगाल्स, नॉट्स में क्लासिफिकेशन किया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉट्स ऑन साइज बेसिस, पिन नॉट, स्मॉल, मीडियम, लार्ज नॉट, और उनका डायमीटर का लेवल दिया हुआ है, ये भी आप ध्यान रखें। तसल्ली से, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा समय निकाल के बस तसल्ली से एक बार रीड कर ले। ज़्यादा याद रखने की चीज़ें नहीं है, बस आप एक बार तसल्ली से रीड कर ले ताकि आपके माइंड में अच्छे से चीज़ें बैठ जाएं कि इनके जो टर्म्स हैं वो इनकी जो टर्म्स है वो किससे रिलेटेड है। क्योंकि एक रिलेटेड टर्म आ जाए और वही पूछ ले कि ये इससे जो रिलेटेड सेंटेंस है ये किस टर्म से रिलेटेड है, तो आपको फटाफट से वो याद आ जाए। बाकी ज़्यादा डिटेल में इसमें कुछ नहीं आएगा, बस इसकी डेफिनेशन आएगी और डेफिनेशन से रिलेटेड टर्म आ जाएगी कि ये जो डेफिनेशन है किस टर्म से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ ईज विथ विच द वुड में स्प्लिट? ऑप्शंस आर क्लीवेबिलिटी, सेकंड शेयरिंग स्ट्रेंथ, थर्ड स्टिफनेस एंड फोर्थ टफनेस। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है क्लीवेबिलिटी। क्लीवेबिलिटी जो होती है वो टिम्बर की मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। क्लीवेबिलिटी इज द टर्म यूज टू डिनोट द फैसिलिटी विथ विच वुड इज स्प्लिट। A splitting stress is one in which the forces act normally like a wedge। आपने देखा होगा जब टिम्बर को एक किसी फोर्स के साथ में सेंटर से किसी वेज से ब्रेक किया जाता है, टू पार्टीशन में स्प्लिट किया जाता है, तो वो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्लीवेबिलिटी होती है। ये टिम्बर की मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। और शेयरिंग स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, टफनेस ये भी इसकी टिम्बर की मैकेनिकल प्रॉपर्टी ही है। इसके अलावा कुछ और भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे हम डिस्कस करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट है एडमिक्सचर्स एक्सेलरेट हाइड्रेशन, एडमिक्सचर्स मेक कॉन्क्रीट वाटर प्रूफ, थर्ड है एडमिक्सचर्स मेक कॉन्क्रीट एसिड प्रूफ, एंड फोर्थ ऑप्शन है एडमिक्सचर गिव हाई स्ट्रेंथ। अब इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है एडमिक्सचर एक्सेलरेट हाइड्रेशन, जबकि एडमिक्सचर जो होता है वो एक्सेलरेट नहीं करता है। यहाँ पर पर्पस ऑफ एडमिक्सचर की इमेज ऐड की हुई है। यहाँ पर आप इसका फोर्थ ऑप्शन देखेंगे तो रिडक्शन इन हीट ऑफ इवोल्यूशन, ये रिडक्शन करता है एडमिक्सचर में, एडमिक्सचर ना कि इंक्रीज करता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्पस फॉर विच द एडमिक्सचर कुड बी यूज्ड, एक्सेलरेशन ऑफ द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एट अर्ली एजेस, रिटार्डेशन ऑफ द इनिशियल सेटिंग ऑफ द कॉन्क्रीट, ये पर्पस है एडमिक्सचर के, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, इम्प्रूवमेंट इन वर्केबिलिटी, रिडक्शन इन हीट ऑफ इवोल्यूशन, एंड सिक्स्थ है इंक्रीज इन ड्यूरेबिलिटी और इन द रेजिस्टेंस टू स्पेशल कंडीशन ऑफ एक्सपोजर एंड कंट्रोल ऑफ एल्कली एग्रीगेट एक्सपेंशन। तो इनमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो यही है कि एडमिक्सचर जो होता है वो एक्सेलरेट करता है, हाइड्रेशन को एक्सेलरेट नहीं करता है, रिटार्ड करता है। और इसके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है एडमिक्सचर से रिलेटेड। एडमिक्सचर मेक्स कॉन्क्रीट वाटर प्रूफ ताकि वो वर्केबल हो जाए इजीली। एडमिक्सचर मेक्स कॉन्क्रीट एसिड प्रूफ, एसिड प्रूफ यानी कि कंट्रोल करता है एल्कली एग्रीगेट एक्सपेंशन को। और एडमिक्सचर गिव हाई स्ट्रेंथ, ये तो हमने आप इसके फर्स्ट ऑप्शन में ही देख लिया। इसके अलावा और है इसके पर्पस एडमिक्सचर के, रिडक्शन इन द कैपिलरी फ्लो ऑफ वाटर एंड इंक्रीज इन इम्परमेबिलिटी ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ पंपेबिलिटी एंड रिडक्शन इन सेग्रीगेशन इन ग्राउट मिक्सचर एंड प्रोडक्शन ऑफ कलर्ड कॉन्क्रीट और मोटार। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डस्ट विच मे बी परमिटेड इन एग्रीगेट इज, ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन है 5% ऑफ द टोटल एग्रीगेट फॉर लो वर्केबिलिटी विथ अ कोर्स ग्रेडिंग, सेकंड 10% ऑफ द टोटल एग्रीगेट फॉर लो वर्केबिलिटी विथ अ फाइन ग्रेडिंग, थर्ड ऑप्शन है 20% ऑफ द टोटल एग्रीगेट फॉर अ मिक्सिंग हैविंग हाई वर्केबिलिटी विथ फाइन एग्रीगेट, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो जो अमाउंट ऑफ डस्ट है उससे रिलेटेड ये तीनों टर्म सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका फोर्थ ऑप्शन है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम क्लोराइड एक्ट्स एज अ रिटार्डर, सेकेंड ऑप्शन जिप्सम कैल्शियम सल्फेट act as a accelerator, third option gypsum calcium sulfate act as a retarder, and fourth none of this। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है gypsum calcium sulfate act as a retarder। most commonly used retarder in calcium sulfate gypsum। in addition to gypsum other material used as retarder
आर स्टार्च, शुगर, एसिड, सॉल्ट ऑफ एसिड्स एट्सेट्रा। ये कुछ रिटार्डर्स हैं। तो जिप्सम जो होता है वो रिटार्ड करता है, ना कि एक्सेलरेट करता है उसके सेटिंग टाइम को। क्योरिंग इज फर्स्ट reduces the shrinkage of concrete, preserve the properties of concrete, prevent the loss of water by evaporation and all option are correct। तो जो इसकी डेफिनेशन है वो सही है, all options are correct। क्योरिंग के ये सभी उद्देश्य होते हैं, reduces the shrinkage of concrete, preserve the proportion of concrete, prevents the loss of water by evaporation। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन फॉर IS 456 1978 द एक्सपेंशन जॉइंट्स ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन आर प्रोवाइडेड वेयर प्लेन चेंजेस अब्रप्टली, सेकेंड ऑप्शन आर प्रोवाइडेड टू इंश्योर मिनिमम रेजिस्टेंस, थर्ड ऑप्शन आर सपोर्टेड ऑन सेपरेट कॉलम एंड ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो जो एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आया था। 45 मीटर से जब ज़्यादा हो जाती है लेंथ तब हम एक्सपेंशन जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो इसमें तीनों ऑप्शन है ये करेक्ट हैं। ये तीनों जब कंडीशंस होती है तब हम एक्सपेंशन जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू IS 456। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी इफ इट्स लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन ऑप्शंस 1/5 of the mean dimension, 2/5 of the mean dimension, 3/5 of the mean dimension and 4/5 of the mean dimension। फ्लैकीनेस इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आया था और वहाँ हमने डिस्कस किया था 0.6 टाइम्स या 3/5 टाइम ऑफ द मीन डायमेंशन। 0.6 टाइम्स हो जाए या 3/5 टाइम हो जाए, और यही बात अगर इलोंगेशन इंडेक्स में आए तो 1.8 टाइम्स हो जाए या 4/9/5 टाइम्स हो जाए। द इलोंगेशन इंडेक्स, अब यहाँ पर ऐड की हुई है इमेज, इसे आप तसल्ली से पढ़ लें। द इलोंगेशन इंडेक्स ऑफ एन एग्रीगेट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज बाय मास ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन इट्स हुज ग्रेटेस्ट डायमेंशन इज ग्रेटर देन 9/5 टाइम ऑफ देयर मीन साइज, whereas the flakiness index is the percentage by means of particles having least dimension less than 3/5 of their mean dimension। तो 3/5 फ्लैकीनेस के लिए और 9/5 इलोंगेशन के लिए। तो इलोंगेशन इंडेक्स की बात की जाए तब वो इसके 9/5 टाइम्स या फिर 1.8 टाइम्स, और फ्लैकीनेस इंडेक्स की बात की जाए तो वो उसके 3/5 टाइम्स या 0.6 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट इज वन हुज सरफेस टेक्सचर इज, ऑप्शंस आर, फर्स्ट स्मूथ, सेकंड ग्रेनुलर, थर्ड ग्लासी एंड फोर्थ हनी कॉम्ड एंड पोरस। अब अगर बात कंस्ट्रक्शन की जाए तो इनमें से जो थर्ड ऑप्शन है ग्लासी, ये यूजलेस प्रोडक्ट होता है, यूजलेस एग्रीगेट एज एन कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ग्लासी को यूज़ नहीं किया जाता है। ग्लासी जो होते हैं एग्रीगेट वो दूसरे पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह जो भी बनाने हो या आर्टिफिशियल किसी और वर्क के लिए। बाकी स्मूथ यूज़ किए जाते हैं, ग्रेनुलर यूज़ किए जाते हैं, फ्लैकी यूज़ किए जाते हैं, एंगुलर यूज़ किए जाते हैं, हनी कॉम्ड, पोरस यूज़ किए जाते हैं। पोरस जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे। ये सरफेस टेक्सचर के अकॉर्डिंग जो डिफाइन किए हुए हैं वो एग्रीगेट है, द सरफेस टेक्सचर ऑफ द एग्रीगेट डिपेंड्स ऑन द हार्डनेस, ग्रेन साइज एंड द पोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट रॉक एज वेल एज द टाइप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिसइंटीग्रेटिंग फोर्सेस बेस्ड ऑन देयर सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका कोड ध्यान रखें, IS 383 classifies the aggregate as glassy, smooth, granular, crystalline, honeycombed and porous। वैसे एज एन कंस्ट्रक्शन मटेरियल हनीकॉम्ड या पोरस,
क्रिस्टलाइन इस तरीके के नहीं यूज़ किए जाते हैं। एंगुलर, फ्लैकी, राउंडेड किसी किसी जगह इस तरीके के यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1 है इसका, द फ्री वाटर इज द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड वाइल मिक्सिंग एंड अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड ऑन द surface ऑफ द एग्रीगेट प्रायर टू मिक्सिंग। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, द टोटल वाटर इज द फ्री वाटर एंड द अमाउंट एक्चुअली अब्सॉर्ब्ड बाय द एग्रीगेट। तो जो फ्री वाटर से रिलेटेड टर्म है वो दोनों ही इसमें सही है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन है ओनली ए, ओनली बी, थर्ड ऑप्शन है नाइदर नॉर बी, एंड फोर्थ ऑप्शन बोथ एंड ए एंड बी। तो फ्री वाटर के केस में जो इसके अंदर ऑप्शंस है वो दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू टेस्ट एग्रीगेट फॉर इट्स एब्रेजन रेजिस्टेंस? ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन डेविल अट्रीशन टेस्ट, सेकंड डॉरी अब्रेशन टेस्ट, थर्ड लॉस एंजलिस टेस्ट, एंड फोर्थ ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो जो इसका करेक्ट है आंसर वो है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। एब्रेजन रेजिस्टेंस के लिए इसके तीनों मेथड यूज़ किए जाते हैं। ये देखिए आप, ये इमेज है लॉस एंजलिस टेस्टिंग मशीन की। ये एब्रेजन टेस्टिंग के लिए किया जाता है एग्रीगेट की। ये डॉरी एब्रेजन टेस्टिंग मशीन है। बेसिकली क्या किया जाता है ना, कुल मिला के पर्पज़ ये होता है कि जो एग्रीगेट होता है उसे इस मोल्ड में, यहाँ ये लॉस एंजलिस टेस्टिंग मशीन है, एक स्पेसिफिकेशन ली जाती है। उस स्पेसिफिकेशन के जो एग्रीगेट होते हैं, उस सी पर रिटेंड करने वाले जो एग्रीगेट होते हैं, उन एग्रीगेट्स को एक वेट करके करेक्ट मात्रा में इसमें फिल किया जाता है। इसके अंदर कुछ बॉल्स होती हैं, 6 करीबन बॉल्स होती हैं। फिर इसे राउंड पर मिनट, 60 राउंड पर मिनट या 40 राउंड पर मिनट, इस तरीके से तीनों में अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। राउंड पर मिनट, 60, 40, इनमें इन्हें राउंड किया जाता है। और वो बॉल्स का उस एग्रीगेट पे जो होता है राउंड करने की वजह से, तो उस पे ना कितना उसमें लॉस होता है, उस पे अब्रेजन में कितना लॉस होता है, इसको ख़त्म होने के बाद इसे मेज़र कर लिया जाता है। और फिर उसके बाद में जितना लॉस होता है ना, उस लॉस को मेज़र किया जाता है। वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो एग्रीगेट सही यूज़ नहीं होते हैं। तो इस तरीके से इसका एब्रेजन टेस्ट किया जाता है स्टोन का। अब जैसे अगर यहाँ पर डॉरी एब्रेजन टेस्टिंग मशीन में देखा जाए तो इस तरीके के कॉर्न शेप के जो हैं अपैरेटस, इसके अंदर कंक्रीट इसको एग्रीगेट को फिल किया जाता है। अब नीचे जाता है ये एग्रीगेट, यहाँ पे फिल होता है और ये रोटेट होती है ये राउंड पर मिनट में। अब ये राउंड इसके स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करता है, 20 है या 30 है या 40 है, 60 है। अब उसके बाद में इस पे ये जो ऊपर प्लेट रहती है ये उसके ऊपर बिल्कुल क्लोज कर दी जाती है, ताकि उसके ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। फिर तो कितना वो लॉस होता है उस एग्रीगेट में, उसका वेट के अकॉर्डिंग, वेट में कितना लॉस होता है, उसकी सरफेस टेक्सचर पे कितना लॉस होता है, तो वो ये टेस्ट एब्रेजन टेस्ट करने के लिए किया जाता है ये वाला। इस तरीके से इसका प्रोसेस होता है। आगे जब भी आएगा तो हम आप इसको क्लियर अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप यहाँ देखिए, ये अट्रीशन टेस्ट यहाँ पर बताया हुआ है। ये जो है अट्रीशन टेस्ट, ये वाली जो डेविल अट्रीशन मशीन है, इस तरीके की 2 सिलेंडर होते हैं और इनमें फिल किया जाता है। इसकी आप बेसिकली एक तो ये डायमेंशन ध्यान रखें कि जो ये डेविल अट्रीशन टेस्टिंग मशीन में जो ये 2 सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं, एक तो इसकी विड्थ होती है 200 mm और इस सिलेंडर की हाइट होती है 340 mm, और 2 सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं। ये रिवॉल्व होते हैं। और किस तरीके से इस मेथड को किया जाता है सिंपली पढ़ लेते हैं। वैसे तीनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटीज़ होती है इसके प्रोसेस में। दिस टेस्ट इज़ डन टू फाइंड आउट रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन विच इज़ यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन। भाई रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर ही हम एग्रीगेट को अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर जब भी व्हीकल चलेगा तो व्हीकल उसका टायर उस पर इम्पैक्ट करेगा, तो इम्पैक्ट करने की वजह से या फिर उस पर होने की वजह से तो कितना उसके वियर पे लॉस होगा, तो वो इस बेसिकली इसमें टेस्ट में चेक किया जाता है। टू परफॉर्म दिस टेस्ट द सैंपल ऑफ स्टोन इज़ ब्रोकन इनटू पीसेस ऑफ अबाउट 60 mm साइज।
Such pieces having weight 50 Newton are put in both the cylinder of Devil's attrition testing machine. The diameter and length of the cylinder are 250 and 350 mm. The cylinder are rotated about horizontal axis for 5 hours at the rate of 30 round per minute. After this period, the contents are taken out from the cylinder and they are passed through IS sieve 1.50 mm. The quantity of material which is retained on the sieve is weight and percentage wear is find out with the given formula. परसेंटेज वियर निकाल देते हैं इसके अंदर, लॉस इन वेट और इनिशियल वेट इनटू 100. ये वैसे जो होता है इसका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 10% से ज़्यादा लॉस हो रहा है तो वो फिर स्टोन सही नहीं है, फिर हमें उस स्टोन को रिप्लेस करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज नियरली. ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन हाफ अ मिनट, सेकेंड 5 मिनट, थर्ड 30 मिनट एंड फोर्थ 45 मिनट. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 30 मिनट. रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 30 मिनट का. यहाँ पर इमेज ऐड की हुई है. रैपिड हार्डनिंग अकर्स ड्यू टू इंक्रीज लाइम कंटेंट, फाइनर ग्राइंडिंग एंड बर्निंग एट हाई टेम्परेचर. प्रॉपर्टीज इसकी देख लेते हैं. सेटिंग टाइम होना चाहिए इसका इनिशियल 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी 1 डे की, 3 डे की और फाइनेंस इसकी 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम. रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट को कहाँ यूज़ किया जाता है? इट इज़ सुटेबल फॉर रिपेयर्स ऑफ रोड, ब्रिजेस एंड इन स्ट्रक्चर वेयर इज लोड इज अप्लाइड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. भाई रैपिड हार्डनिंग है, फटाफट से हार्ड हो जाएगी, तो जहाँ पर भी हमें फटाफट से शॉर्ट टाइम के लिए ही लोड अप्लाई करना हो तो वहाँ पर इस वाली को यूज़ किया जाता है. या रोड, ब्रिजेस एक्सेट्रा जहाँ पर हमारे फटाफट से हमें रोड को वापस से खोलना हो तो वहाँ के लिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज़ किया जाता है. वाई इज़ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट नॉट यूज्ड फॉर मास कॉन्क्रीट. ये रैपिड हार्डनिंग से रिलेटेड ही कुछ और टर्म्स हम ध्यान रख लेते हैं. तो इसमें एक क्वेश्चन है, ये किसी रेफरेंस बुक से रिलेटेड है, तो आप एक चीज़ ये ध्यान रखें इसमें कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से रिलेटेड ये चीज़ भी आ सकती है कि वाई इज़ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट. अगर इसका 30 मिनट में सेटिंग टाइम हो जाता है तो इसे मास कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए या लार्ज स्ट्रक्चरल सेक्शन के लिए यूज़ क्यों नहीं किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो ये है, इन अर्ली स्टेज दिस सीमेंट गिव्स आउट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन. ये इसका मेन रीज़न है. ड्यू टू दिस द टेम्परेचर इनसाइड द कॉन्क्रीट इंक्रीजेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल क्रैक्स ऑन कूलिंग. देयरफॉर इट इज़ नॉट यूज फॉर मास कॉन्क्रीट और लार्ज कॉन्क्रीट सेक्शंस. इसका सिंपल है कि इसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है. अब अगर सीमेंट में तो हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और बाहर अगर ये पानी के अंदर हो रहा है, ये पानी के कांटेक्ट में आएगा, तो इस वजह से इसमें अनडिज़ायरेबल क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो फिर वो डिफॉर्मेशन हो जाएगा स्ट्रक्चर के अंदर, इसलिए इसको मास कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में यूज़ नहीं किया जाता है. तो अब ये बात आती है कि मास कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए फिर यूज़ कौन से वाली सीमेंट को किया जाता है? तो वो किया जाता है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट को. इट इज़ पोर्टलैंड सीमेंट विथ रिलेटिवली लोअर कंटेंट ऑफ C3S एंड C3A एंड मोर कंटेंट ऑफ C2S. दिस इज डिजायरेबल इन मास कॉन्क्रीटिंग. लो हीट सीमेंट इट इज़ सुटेबल फॉर लार्ज स्ट्रक्चर. तो इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 1 आवर एंड फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो 10 आवर्स होता है. अब एक सीमेंट होती है जो क्विक सेटिंग हो जाती है उसकी, तो वो होती है क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट. दिस सीमेंट इज़ मैन्युफैक्चर बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखें कि कुछ टर्म्स तो एक दूसरे से ये रिलेटेड है. कि भाई पहली बात तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की अगर सेटिंग टाइम 30 मिनट है तो फिर उसे मास कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए यूज़ क्यों नहीं किया जाता है? वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है. अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है तो जब इसे कूल किया जाएगा तो उसके अंदर अनडिज़ायरेबल क्रैक्स आ जाएंगे. इस वजह से उसको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज़ नहीं किया जाता है. अब
फिर अगर ये यूज़ नहीं किया जाता, कौन सी वाली यूज़ किया जाती थी, तो की जाती है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट मास कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए यूज़ की जाती है। अब इसके अलावा होता है कि अगर हमें क्विक सेटिंग करनी हो तो कौन सी वाली सीमेंट यूज़ की जाती है, क्विक सेटिंग के लिए यूज़ की जाती है क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट। अब इसके अंदर क्या ऐड किया जाता है पोर्टलैंड सीमेंट में, किसकी क्विक सेटिंग हो जाती है, तो इसमें यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट। ये इसमें स्मॉल क्वांटिटी के अंदर यूज़ किया जाता है। और ये जो सीमेंट होती है इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 5 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट। और इट इज़ यूज्ड व्हेन कंक्रीट इज़ टू बी लेड अंडर वाटिंग और रनिंग वाटर। अगर रनिंग वाटर है तो उसके लिए क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन, एडिंग ऑफ पोजोलोना टू सीमेंट डिक्रीज वर्केबिलिटी, एडिशन ऑफ पोजोलोना टू सीमेंट इंक्रीज स्ट्रेंथ, एडिशन ऑफ पोजोलोना टू सीमेंट इंक्रीज हीट ऑफ हाइड्रेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इनमें से जो ऑप्शंस हैं वो चारों ऑप्शन ही इनकरेक्ट हैं। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई सा भी आंसर ऑप्शन सही नहीं है। पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। मैन्युफैक्चर बाय ग्राइंडिंग पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर एंड पोजोलोना। पोजोलोना जो ऐड किया जाता है पोर्टलैंड सीमेंट में वो यूज़ किया जाता है 30% बाय मास ऑफ पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट। ये कितना परसेंटेज होता है कि परसेंटेज ध्यान रखें कि भाई पोजोलोना का कितना परसेंटेज होता है, तो वो होता है 10 to 30%। और पोजोलोना रिड्यूसेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। यहाँ पर ये पोजोलोना जो होता है वो रिड्यूस करता है हीट ऑफ हाइड्रेशन को, और यहाँ पर बात की जाती है कि इंक्रीज करता है हीट ऑफ हाइड्रेशन को। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से इसमें इनकरेक्ट हो गया। अब ये बोल रहा है कि इसका सेकंड ऑप्शन में है कि एडिशन ऑफ पोजोलोना टू सीमेंट इंक्रीज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का क्या रोल होता है। अब इसके अंदर जो ये ऑप्शन है इससे रिलेटेड ये टर्म है पोजोलोना, बर्न्ट क्ले, शेल और फ्लाई ऐश। पोजोलोना की जब बात की जाए तो अगर उसके इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो वो होते हैं बर्न्ट क्ले, शेल और फ्लाई ऐश। हैज़ नो सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज़, उसकी खुद की कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, बट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइनिंग विथ लाइम टू सुटेबल to produce a stable lime pozzolana compound which has definite cementitious properties। भाई उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम कर देगा वो, और इस वजह से वो सही प्रोडक्ट होगा, स्ट्रेंथ सही गेन करेगा। तो इसकी डायरेक्टली तो कोई टर्म नहीं होती है, डायरेक्टली कुछ ये स्ट्रेंथ पे इफेक्ट नहीं करता है, तो इस वजह से ये इनडायरेक्टली उसकी स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है, डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है। तो ये इसका सेकंड ऑप्शन इस वजह से इनकरेक्ट हो गया, और वर्केबिलिटी को डिक्रीज नहीं करता है। और इसके बारे में और टर्म्स हैं तो वो यही है कि फाइनेस शुड बी नॉट लेस देन 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, और इट हैज़ लो हीट इवोल्यूशन एंड इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ मास कॉन्क्रीट सच एट डैम्स एंड इन प्लेस ऑफ हाई टेम्परेचर। तो पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट तो इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में आप सारी चीज़ें ध्यान रखें। एक तो इसका परसेंटेज ध्यान रखें, और पोजोलोना में फ्लाई ऐश, बर्न्ट क्ले और शेल, ये तीनों ध्यान रखें, परसेंटेज ध्यान रखें, और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर वाटर द टाइप ऑफ लाइम यूज्ड इज। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं तो कौन से टाइप का लाइम यूज़ करेंगे। ऑप्शंस आर हाइड्रोलिक लाइम, फैट लाइम, क्विक लाइम एंड प्योर लाइम। तो जो इसका करेक्ट आंसर है अंडर वाटर के लिए वो है हाइड्रोलिक लाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम देख लें, यहाँ पर 3 तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम एंड पुअर लाइम और लीन लाइम। फैट लाइम जो होता है, दिस लाइम इज ऑल्सो नोन एज हाई कैल्शियम लाइम, प्योर लाइम एंड रिच लाइम और वाइट लाइम। ये अच्छे से ध्यान रखें कि प्योर लाइम, रिच लाइम, वाइट लाइम, कोई सा भी वर्ड है ये तीनों ही फैट लाइम की ही टर्म है। एक हाइड्रोलिक लाइम, इसका क्लासिफिकेशन है, इसको भी अच्छे से पढ़ लें आप एक बार, और पुअर लाइम।
क्वेश्चन नंबर 38 है, द कंपाउंड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट विच रिएक्ट्स इमीडिएटली with water and also set first. Options are tricalcium silicate, dicalcium silicate, tricalcium aluminate और फोर्थ ऑप्शन टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफ्रेट। बॉक्स कंपाउंड के अंदर है कि कौन सा वाला इनमें से कंपाउंड है जो सबसे पहले रिएक्ट करता है और वाटर के साथ और सबसे पहले सेट हो जाता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है C3A, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। यहाँ पर हमने एक इमेज ऐड करी है बॉक्स कंपाउंड की, ये आप तसल्ली से एक बार अच्छे से माइंड में इसको ध्यान रखें। बॉक्स कंपाउंड यहाँ पर बता दिए हैं, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट C4AF, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट एंड डाइकैल्शियम सिलिकेट। इनका परसेंटेज है ये कि बॉक्स कंपाउंड में इनका कितना कितना परसेंटेज रोल प्ले करता है। मैं अगर अभी आपको इसको पढ़ूंगी तो आपके लिए थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, इससे अच्छा आप खुद तसल्ली से पढ़े। आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से जाएगा और आपको याद भी रहेगा। मैं इनको इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ ताकि आपके लिए ज़्यादा बोरिंग ना रहे, बस आपको इसमें मेन चीज़ें बता रही हूँ, उन मेन चीज़ों को ध्यान रखें आप। बाकी कुछ चीज़ों को एक बार रीड आउट करने का तो वो एक बार रीड आउट आप कर लें। तो एक तो इनका परसेंटेज ध्यान रखें। एक बार एक इम्पॉर्टेंट टर्म और है इसके अंदर बॉक्स कंपाउंड के अंदर कि इनको ना कुछ नाम और देते हैं, जैसे ना ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट को बोलते हैं सेलाइट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफिरेट को बोलते हैं फेलाइट, और ट्राइकैल्शियम सिलिकेट को बोलते हैं एलाइट, एंड डाइकैल्शियम सिलिकेट को बोलते हैं बेलाइट। और इसके अलावा इनका ये भी ध्यान रखें बॉक्स कंपाउंड का, और ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको भी अच्छे से ध्यान रखिए कि इनमें से कौन सा फर्स्ट सेट होता है और किस किस का सीमेंट में क्या क्या रोल होता है। ये बेसिकली इनके रोल जो प्ले करता है ये कंपाउंड वो बताए गए हैं। तो आप इनके रोल जो भी ये प्ले करते हैं ये अच्छे से ध्यान रखें और एक बार इसको ज़रूर पढ़ें। इनमें से कौन सा लोअर स्ट्रेंथ रखता है, कौन सा स्ट्रेंथ कब गेन करता है, पहले कौन स्ट्रेंथ गेन करता है, लास्ट में कौन स्ट्रेंथ गेन करता है, किस किस का क्या रोल होता है, ये सब अच्छे से ध्यान रखें। बस एक बार तसल्ली से रीड कर ले इसे। चलिए आप तसल्ली से पढ़ लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेन्स अर्ली स्ट्रेंथ ड्यू टू। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन लार्जर प्रपोर्शन ऑफ लाइम ग्राउंडेड फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट, सेकेंड लेजर proportion of lime grounded coarser than normal cement, third option lesser proportion of lime grounded finer than normal cement, and fourth larger proportion of lime grounded coarser than normal cement। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए अर्ली स्ट्रेंथ से रिलेटेड यही टर्म्स हैं इसके अंदर कि जो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ लाइम होता है ग्राउंडेड फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट। नॉर्मल सीमेंट फाइनर नॉर्मल सीमेंट ये टर्म ध्यान रखें, फाइनर नॉर्मल सीमेंट होती है और लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ लाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन 5 to 15%, सेकेंड 10 to 25%, एंड थर्ड 15 to 25%, एंड फोर्थ ऑप्शन 20 to 30%। तो कंसिस्टेंसी के लिए, नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए जो वाटर परसेंटेज ऐड किया जाता है वो 20 to 30% ऐड किया जाता है। और नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट करने के बाद जब सेटिंग टाइम टेस्ट करने के लिए जाता है तो वो टेस्ट किया जाता है 0.85 पी। इसमें पी जो होता है वो इसकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी वैल्यू होती है। ये सीमेंट पे जब टेस्ट किया जाता है तो जो शुरुआत करनी होती है कंसिस्टेंसी के लिए वो 20 to 30% ऐड किया जाता है, फिर उसमें ज़्यादा और पेस्ट में और कितना कितना पानी मिलाया जाता है। तो जो भी कंसिस्टेंसी निकल के आती है पी
पी जो परसेंटेज में जो वाटर कंटेंट निकल के आता है जो भी, उसका जो 0.85 होता है वो सेटिंग टाइम के लिए इतना वाटर यूज़ किया जाता है, ये सेटिंग टाइम के लिए वैल्यू है। और कंसिस्टेंसी के लिए 20 to 30%, ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट तो एक्चुअली टेस्ट करके निकाली जाती है सीमेंट की। ये परसेंटेज का एक रेशो बताया गया है कि 20 to 30% से शुरुआत की जाती है। बाकी कंसिस्टेंसी में चेक ही यही किया जाता है कि कितना परसेंट पानी हम उसमें मिलाएंगे ताकि वो उसकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट डिटरमाइंस, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्री लाइम टेस्ट करने के लिए ये जाता है। इसमें ऑप्शन है क्वालिटी ऑफ फ्री लाइम, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेकंड है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, थर्ड ड्यूरेबिलिटी एंड फोर्थ इनिशियल सेटिंग। अल्टीमेट स्ट्रेंथ जैसे ऑप्शंस देख के कंफ्यूज ना हो, जो साउंडनेस टेस्ट होता है वो फ्री लाइम या क्वालिटी ऑफ फ्री लाइम ये ही चेक करने के लिए किया जाता है। लीचाथलियर अपैरेटस है, इसके बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। इसका साइज़ वगैरह 30 mm इसका डाया, हाइट इसकी 30 mm ब्रास का बना होता है, 165 mm लेंथ होती है और 0.5 mm की इसकी थिकनेस होती है और फ्री लाइम टेस्ट करने के लिए किया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बल्किंग ऑफ सैंड इज कॉज्ड ड्यू टू, ऑप्शंस आर सरफेस मॉइस्चर, सेकेंड ऑप्शन एयर वॉइड्स, थर्ड विस्कोसिटी एंड फोर्थ क्ले कंटेंट्स। बल्किंग ऑफ सैंड इज कॉज्ड, बल्किंग जो होती है सैंड में वो हो जाती है सरफेस मॉइस्चर की वजह से। बल्किंग ऑफ सैंड इन फाइन एग्रीगेट, द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ फाइन एग्रीगेट caused by the presence of water is known as bulking। मतलब आप अगर आप इसको सिंपल फॉर्म के अंदर आप प्रैक्टिकली भी देखना चाहें तो सूखी मिट्टी ले और मिट्टी को एक मतलब किसी भी पैन में या किसी में भी भरें और उसके बाद में उसमें वाटर ऐड करें, तो जैसे आप वाटर ऐड करेंगे तो वो फूल जाती है। तो जो वो टर्म होती है ना कि पानी भरते ही वो फूल जाती है और उसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है, वो ही एक्चुअल में बल्किंग कहलाती है, बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट। और ये इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट में और इसकी वॉल्यूम के अंदर एक बताया गया रिलेशनशिप कि जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करेगा इसका इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा एक लिमिट तक, और एक लिमिट तक इंक्रीज होने के बाद में फिर उसमें से वॉल्यूम डिक्रीज होने लग जाएगा। तो ये रिलेशनशिप बताया गया है। बाकी ऑफ बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट से रिलेटेड ये टर्म है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ये रिलेशनशिप भी माइंड में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ 50 kg सीमेंट बैग वाटर रिक्वायर्ड इज, ऑप्शंस आर 16.5 लीटर्स, सेकेंड ऑप्शन 18.5 लीटर्स, थर्ड ऑप्शन 20.5 लीटर्स एंड फोर्थ ऑप्शन 22.5 लीटर्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 20.5 लीटर। वैसे इसका 50 बैग ऑफ सीमेंट के लिए जो यूज़ किया जाता है वो अबाउट 19 लीटर इसका सही आंसर है, क्योंकि 38% यूज़ किया जाता है सीमेंट बैग के लिए, जिसमें से 23% तो होता है कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए और 15% होता है 15% टू फिल द जेल पोर्स, तो अबाउट 19 लीटर्स यानी कि 38%। तो 19 लीटर्स भी आए तो वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाईवुड वनीर्स आर प्लेस्ड सो दैट ग्रेन्स ऑफ एडजेसेंट वनीर्स आर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लाईवुड के बारे में हम इससे पहले वाले क्वेश्चन सीरीज में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो वनीर्स को प्लेस किया जाता है वो राइट एंगल पे प्लेस किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है उसका फर्स्ट ऑप्शन है एट राइट एंगल, सेकेंड ऑप्शन है पैरेलल, थर्ड है इंक्लाइंड एट 45 एंड फोर्थ ऑप्शन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वनीर्स को जो प्लेस किया जाता है प्लाईवुड में वो प्लेस किया जाता है एट राइट एंगल्स। प्लाई मीन्स थिन लेयर। द प्लाईवुड्स आर बोर्ड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम थिन लेयर्स ऑफ वुड और veneers. The 3 or more veneers in odd numbers are placed one above the other with the direction of grains of successive layers at right angles to each other. They are held in position by application of suitable adhesive.
all over one is normal to each other because it increase the longitudinal and transfer strength of plywood. प्लाईवुड से रिलेटेड इस टर्म को माइंड में रखिए कि भाई इसको इस तरीके से प्लेस क्यों किया जाता है, राइट एंगल पे ही क्यों प्लेस किया जाता है, तो टू इंक्रीज द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर स्ट्रेंथ ऑफ प्लाईवुड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड ऑफ सॉविंग टिम्बर. ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन टेंजेंशियली टू एनुलर रिंग्स इज नोन एज टेंजेंशियल मेथड. Second, in 4 quarters such that each board cuts annular rings at right angle not less than 45 degrees is not known as quarter sawing method. And third है, cut out quarter logs parallel to the medullary rays and perpendicular to the annular rings is known as radial swing. And fourth option, all options are correct. तो जो सॉविंग ऑफ टिम्बर्स है उससे रिलेटेड ये चारों ऑप्शन ही करेक्ट है. आपको ये सही से समझ में आए इसके लिए हमने ये इमेज ऐड करी है. आप देखिए, द प्रोसेस बाय विच टिम्बर इज कट एंड सॉन इनटू सुटेबल सेक्शन इज नोन एज कन्वर्जन ऑफ टिम्बर्स. मतलब हमने कोई टिम्बर है उसको कट तो कर लिया, अब हमें उसे दूसरी फॉर्म में लाना है, फर्नीचर बनाना है या कुछ और बनाना है, जो भी बनाना है, तो उसके लिए जिस मतलब ऑर्डर में उन्हें कट किया जाता है या सॉन किया जाता है सूटेबल सेक्शन बनाने के लिए, तो वो प्रोसेस जो होता है वो सॉविंग कहलाता है. जिसके अंदर अगर ये वाला जो है ये ऑर्डिनरी सॉविंग है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है ये ऑर्डिनरी सॉविंग है, और क्वार्टर सॉविंग के लिए इस तरीके से क्वार्टर सॉविंग की जाती है, और थर्ड ऑप्शन में ये टेंजेंशियल सॉविंग है. और इनकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ही इस में बताई गई है ऑप्शंस में. तो जो तीनों ऑप्शंस हैं ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, और ये तीनों ऑप्शंस ऑर्डिनरी, क्वार्टर एंड टेंजेंशियल सॉविंग से रिलेटेड है. बाकी इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके कट करने के तरीका ही है ये, जिस भी पर्पज़ के लिए इसे यूज़ किया जाएगा टिम्बर को. तो राइट एंगल, टेंजेंशियल और ऑर्डिनरी सॉविंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ ब्रिक विदाउट अ ट्राइंगुलर कॉर्नर equal to half the width and half the length is called as. Options are, first option closer, second option queen closer, third king closer and fourth squint brick. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है किंग क्लोजर. किंग क्लोजर का आप डायग्राम देखें तो ये वाला है किंग क्लोजर. ये किंग क्लोजर है, अगर इस तरीके से हाफ काट दिया जाए तो ये क्वीन क्लोजर है, ये बेवेल्ड क्लोजर है एंड ये मिटर्ड क्लोजर है. तो विदाउट अ ट्राइंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ द विड्थ एंड हाफ द लेंथ. हाफ द विड्थ, इधर से देखिए, ये हाफ द विड्थ और हाफ द लेंथ अगर कट किया जाता है तो ये किंग क्लोजर है, और हाफ द विड्थ और फुल लेंथ में ओनली हाफ द विड्थ कट किया जाता है तो ये इसका क्वीन क्लोजर है. ये ब्रिक मैसनरी में यूज टर्म है. इसके अलावा बेवेल्ड क्लोजर को ध्यान रखें कि एक पोर्शन पे बिल्कुल कॉर्नर और हाफ द विड्थ करके काटा जाता है तो ये बेवेल्ड क्लोजर है, और 45 टू 60 डिग्री के एंगल पे अगर कट किया जाता है तो वो मिटर्ड क्लोजर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ द सिंक ऑफ वॉश बेसिन अबाव फ्लोर लेवल इज केप्ट. ऑप्शंस आर 60 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन 70 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन 75 टू 80 सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन 80 सेंटीमीटर. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 75 टू 80 सेंटीमीटर. वॉश बेसिन की जो हाइट रखी जाती है फ्लोर लेवल से वो 75 टू 80 सेंटीमीटर ही रखी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एग्रीगेट कंप्लीटली पास थ्रू अ सीव ऑफ साइज 75 mm एंड आर रिटेन्ड ऑन अ सीव ऑफ साइज 60 mm, द पर्टिकुलर एग्रीगेट विल बी फ्लैकी इफ इट्स मीन डायमेंशन इज लेस देन. अब ये फ्लैकीनेस इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है. इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं हम वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये इस तरीके के एग्जांपल भी मैंने डिस्कस किया था. वहाँ वैल्यू मैंने दूसरी बताई थी, यहाँ पर वैल्यू यही है कि 60 mm पर तो वो 75 से तो रिटेन कर जा रहा है, और 60 और 75 के बीच में उसकी वैल्यू है.
तो अब वो उसका जो फ्लैकीनेस इंडेक्स है वो क्या होगा, तो वो यही है, इसका मीन साइज निकालो 60 + 75/2 करके, और ये फ्लैकीनेस इंडेक्स है तो ये इसका 0.6 टाइम या 3/3/5 टाइम वैल्यू निकल के आएगी इसकी। यहाँ पर आप देख लीजिए और करेक्ट तरीके से, द इलोंगेशन इंडेक्स ऑफ एन एग्रीगेट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज बाय मास ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन इट हुज ग्रेटेस्ट डायमेंशन, यानी कि लेंथ इज ग्रेटर देन 9/5 टाइम्स ऑफ देयर मीन डायमेंशन। ये इलोंगेशन इंडेक्स के लिए है कि उसकी जो डायमेंशन है वो 9/5 टाइम से ज़्यादा होनी चाहिए। और इसी तरीके से द फ्लैकीनेस इंडेक्स इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ पार्टिकल हैविंग लीस्ट डायमेंशन एज एन थिकनेस लेस देन 3/5 ऑफ देयर मीन डायमेंशन। टू डिटरमाइन द फ्लैकीनेस इंडेक्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ये देखिए कोर्स एग्रीगेट में 50 से कोई पार्टिकल पास हो गया और 40 से पास हो गया और 50 पे रिटेंड कर गया। अब इसका फ्लैकीनेस इंडेक्स निकालना है, तो इसका मीन साइज निकाला 1/2 50 + 40 × 3/5 कर दिया इसको, तो 27 इसका निकल के आ गया। और इसी एग्जाम्पल के साथ अगर ये इसका इलोंगेशन इंडेक्स था, और अगर इसका फ्लैकीनेस इंडेक्स निकालना है, सॉरी ये इसका 3/5 जो वाला है यानी कि 0.6 टाइम वाला, ये इसका फ्लैकीनेस इंडेक्स ही है। और अगर इलोंगेशन इंडेक्स निकालना है कोर्सर एग्रीगेट के अंदर, तो इलोंगेशन एग्रीगेट के लिए यही है कि जिससे पास कर गया और जिस पे रिटेंड कर गया उसका मीन साइज, और मीन साइज के बाद में उसका 9/5, तो ये इसका इलोंगेशन इंडेक्स निकल के आ गया। तो जो हमारे पास क्वेश्चन था वो क्वेश्चन यही है कि 75 mm से तो पास कर गया और 60 mm पे रिटेंड कर गया, तो जो इसका फ्लैकीनेस इंडेक्स है वो यही निकल के आएगा 60 + 75/2, ये इसका मीन साइज हो गया। और इसका 3/5 करेंगे तो वो इसका फ्लैकीनेस इंडेक्स 40.5 mm निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ थिन आरसीसी स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ सीमेंट टू बी यूज्ड अवॉइडेड इज, अवॉइडेड कौन सी वाली करनी है आरसीसी स्ट्रक्चर में? फर्स्ट ऑप्शन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सेकंड ऑप्शन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, थर्ड लो हीट सीमेंट एंड फोर्थ ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। तो जब हमने पोर्टलैंड सीमेंट की इन सब की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट है वो आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए सही नहीं है, तो इस वाली सीमेंट को अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, एक्सेस में बहुत ज़्यादा मतलब कहने का मतलब जितनी मात्रा के अंदर जितनी इस होना चाहिए जब ब्रिक तैयार की जाती है उससे ज़्यादा ये हो जाती है, तो ये इसकी सरफेस भी ब्लैकिश हो जाती है और स्पॉट्स रह जाते हैं इस पर ब्लैकिश के, और इसके स्ट्रक्चर पे भी इफेक्ट पड़ जाता है, तो इसकी स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा और ये आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए सही नहीं होती है ये वाली सीमेंट। ये कलर में भी ब्लैकिश टाइप की ही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ पोजोलोनिक मटेरियल कंटेनिंग क्ले अप टू 80% यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोजोलोना सीमेंट इज। अब देखिए यहाँ पर आई गया इसका परसेंटेज, अभी हमने आगे इसके बारे में डिस्कस किया था कि कितना परसेंटेज होना चाहिए। ऑप्शंस हैं 30%, सेकेंड ऑप्शन 40%, थर्ड 50% एंड फोर्थ ऑप्शन 60%। तो परसेंटेज जो रखा जाता है पोजोलोनिक मटेरियल का वो रखा जाता है 30%। यहाँ पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि सीमेंट क्लिंकर के अंदर पोजोलोना रखा जाता है 10 to 30% रखा जाता है। और पोजोलोना में कौन कौन सी चीज़ें होती है? बर्न्ड क्ले होती है, शेल होती है और फ्लाई ऐश होती है। ये हमारी 1000+ क्वेश्चंस की सीरीज़ में अभी तक 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। सबसे ज़्यादा वेटेज इसी सब्जेक्ट का है, तो हम सबसे पहले इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे और सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी। जैसे जैसे आप कमेंट करेंगे
मुझे मोटिवेशन मिलेगा, वैसे वैसे हम वीडियो बनाते रहेंगे। हमें मेन तो कंटेंट तैयार करने में टाइम लगता है, तो आप प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि हमें कमेंट मिले, लाइक आए, व्यूज़ आए, तो हमें भी मोटिवेशन मिले और हम कंटेंट जल्दी जल्दी आपके लिए रेडी करके लेके आएँ। और फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सिविल टेक चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।